नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप इसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जानते हो, हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये होते क्या हैं? सबसे पहली बात कह रहे हैं कि डीपीएसपी क्या होते हैं। तो मैं कहूंगा ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। कैसे निर्देश हैं? सकारात्मक निर्देश हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब राज्य के द्वारा किसी प्रकार का पॉलिसी मेकिंग का कार्य किया जाएगा, नीतियों को बनाने का कार्य किया जाएगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब यह है कि राज्य नीति निर्माण करते समय, राज्य नीति निर्माण करते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए या ध्यान में रखेगी। ये सकारात्मक निर्देश है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, सकारात्मक निर्देश है कि जब सरकार के द्वारा किसी प्रकार का नीति बनाया जाएगा तो ये ध्यान दिया जाएगा कि उनसे क्या हो, डीपीएसपी की फुलफिलमेंट करी जाए। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम आपसे बातचीत करें, इनका जो उद्देश्य, डीपीएसपी क्यों रखे गए? डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखे गए हैं ताकि हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, हम क्या कहेंगे, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो डीपीएसपी का उद्देश्य यहाँ एसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां पर भी एसपी करिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्या है? राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अब चलिए, ये बेसिक सी डेफिनेशन के स्तर की बात हो गई कि डीपीएसपी क्या होते हैं। अब हम दूसरी बातचीत करते हैं। डीपीएसपी जब हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब पहली बातचीत है, ये जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये संविधान के किस भाग में दिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में डीपीएसपी, राज्य ये किस भाग में इनके बारे में बातचीत करी गई? तो हम कहेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में इनके बारे में बात करी गई। भाग 4 में बातचीत करी गई। किस अनुच्छेद में है? तो हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद की जो संख्या है वो 36 से लेकर 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? विस्तृत हैं, इनका विस्तार किया गया। प्रश्न उठता है, डीपीएसपी को भारत ने कहां से लिया है? तो भारत ने डीपीएसपी को स्पेन, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। भारत ने डीपीएसपी को कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। स्पेन से लिया, मतलब ओरिजिन की बातचीत करें तो आयरलैंड कहां से ले रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को? स्पेन से ले रहा है। और हम कहां से ले रहे हैं? तो हम सिंपल सी बात भाषा में बातचीत करें तो हम लोग आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ले रहे हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलें। अब इतनी बात हो गई तो अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ध्यान समझिएगा, पहली बात समझिएगा, यह परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? यह परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है अगर इनमें से किसी चीज को आपको प्रदान नहीं किया जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब क्या है सर इसका? इसका सामान्य सा मतलब यह है
कि राज्य के पास जब संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तब राज्य इन चीजों को आपको मुहैया कराएगा, तब राज्य इन चीजों को क्या करेगा, आपको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब चलिए बेसिक सी बात खत्म हो गई और सबसे पहले बातचीत करते हैं आर्टिकल 36 की। अनुच्छेद 36 क्या बात करता है? तो हमने कहा कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई, और राज्य की परिभाषा कौन सी है? तो बिल्कुल वही जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 पढ़ते समय जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी, वही परिभाषा है। मतलब संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, ये सब क्या है? ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं ये सब किस में आएंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और आर्टिकल 36 में वही राज्य की परिभाषा दी गई है जो फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय हमने आपको आर्टिकल 12 में बताया था। ठीक, अब अनुच्छेद 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 किस चीज के बारे में आपसे बात करता है? तो अनुच्छेद 37 करता है कि डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत हैं, कि जब राज्य शासन प्रशासन संचालित करेगा तो उसका फंडामेंटल है, लेकिन किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो डीपीएसपी राज्य के शासन में मूलभूत हैं, राज्य के शासन में मूलभूत हैं, लेकिन किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो, किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 की बातचीत करें तो अनुच्छेद 38 में कई पोर्शन है। जैसे अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सामाजिक, सरकार को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नैतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मतलब लोगों के पास में, ध्यान समझिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो। ये आर्टिकल 38 कह रहा है जब राज्य के पास संसाधन होंगे तब ऐसा किया जाएगा। अब आर्टिकल 38 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 38 क्लॉज 2 के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आय की असमानता और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम किया जाएगा। आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा आदि को कम किया जाएगा। आदि को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। मतलब आदि को कम किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि देश में इनकम इनइक्वालिटी कम हो, और अगर किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की सुविधा व्यक्ति विशेष को दी जा रही तो उसको भी क्या किया जाए? उसको भी कम किया जाए। अब आर्टिकल 38 क्लॉज, अब आर्टिकल 38 के दो ही हिस्से थे, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जाएगी और आय की असमानता और प्रतिष्ठा, सुविधा आदि की असमानता को क्या किया जाएगा? आदि को कम किया जाएगा। ये कौन करेगा? राज्य करेगा। कब करेगा? जब राज्य के पास संसाधन होंगे तब। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39। देखिए आर्टिकल 39 में अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसके 6 क्लॉज हैं, मतलब 6 परंतुक हैं। परंतुक को अंग्रेजी में क्लॉज कहते हैं। तो आप लोग पढ़ते हो ना, आर्टिकल 39 के कितने क्लॉज हैं? हम कहेंगे 6 परंतुक हैं, 6 क्लॉज। तो पहला क्या है?
आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A क्या कह रहा है? ये कह रहा है नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्टेट का कर्तव्य होगा। स्टेट के पास जब संसाधन हो जाएंगे तो नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या कह रहा है? परंतु बी कह रहा है देश के संसाधनों का जो प्रयोग है वो जनहित में किया जाएगा। अडानी साहब के केवल अडानी साहब के लिए नहीं किया जाएगा। तो देश के संसाधनों का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? तो देश के संसाधनों का प्रयोग जनहित में किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? प्रयोग जनहित में किया जाएगा, जनहित में किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी कह रहा है। तो कह रहे हैं केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों को क्या किया जाएगा? संसाधनों का आवंटन नहीं किया जाएगा। जनहित जिससे सुनिश्चित हो वहां पर हम क्या करेंगे? संसाधनों का प्रयोग करेंगे। अगला अगर हम आपसे बातचीत करें आर्टिकल 39 क्लॉज सी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या कह रहा है? क्लॉज सी कह रहा है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होगा। कह रहे हैं उत्पादन के साधनों को क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? किसी एक व्यक्ति विशेष के पास विकेंद्रीकरण, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास सारे संसाधन को इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। तो सरकार यह करेगी कि भैया उत्पादन के साधन सबके पास हों। और आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कह रहा है? तो क्लॉज डी कह रहा है भैया समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, समान वेतन दिया जाएगा। एक जैसा कार्य तो एक जैसा वेतन, एक समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि जेंडर के बिहाफ पर क्या हो, भेदभाव किया जाए स्त्री और पुरुष के नाम पर। आर्टिकल 39 क्लॉज ई के बारे में बातचीत करें तो ये क्या कह रहा है? कह रहे कि कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा, मतलब जो नागरिक हैं, नागरिक में कौन? जो कर्मकार हैं, श्रमिक लोग हैं। कर्मकार का मतलब क्या है? कर्मकारों। तो कह रहे हैं कि नागरिकों या कर्मकारों के स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? तो कह रहे हैं स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी किसके द्वारा? तो राज्य के द्वारा की जाएगी। अगला जो आर्टिकल है वो क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 39 क्लॉज एफ। ये क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 39 क्लॉज एफ कह रहे हैं बच्चों युवक युवतियों को शोषण से बचाया जाएगा। बच्चों युवकों युवतियों को शोषण से बचाना। ये राज्य का काम होगा कि वो बच्चों का शोषण ना होने दे, वो युवकों का शोषण ना होने दे, और ना ही युवतियों का शोषण होने दे, मतलब किसी का भी शोषण नहीं होने दे। और अगला स्वतंत्र आर्टिकल है आर्टिकल 39 क्लॉज, आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 39 ए ये क्या कहता है? ये कहता है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। किसकी बात करता है? समान न्याय एवं क्या कहते हैं? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 39 ए कहता है। तो कहते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और कोर्ट कचहरी में आपकी पेशी चल रही है, मुकदमा दर्ज है, तो सरकार या राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम कहेंगे आर्टिकल 39 क्लॉज ये क्या कहेगा? तो हम कहेंगे समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता।
ये सी बात करी जा रही है आर्टिकल 39A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है किस अनुच्छेद में कहा गया, तो कहोगे आर्टिकल 39A में। ठीक है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? इसके बाद आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की बातचीत करें तो यह कहता है भैया पंचायत का गठन और सशक्तिकरण करना। पंचायत का गठन, पंचायत का गठन और सशक्तिकरण करना। पंचायतों का गठन करेगा सरकार और उनका क्या किया जाएगा? उनको एम्पावर्ड किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। इसीलिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आप देखोगे बेसिकली क्या किया गया? पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय का दर्जा दिया गया। आपने पढ़ा इसके बारे में, बताया था हमने, बताया था कि नहीं? बताओ भाई, बोलो। इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी ना? इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि नहीं की थी? बताओ जल्दी से भाई। चले आगे, आगे चले। अगला है आर्टिकल 41A। अगला क्या है? आर्टिकल 41A। अगली बातचीत करें तो आर्टिकल 41A की बात करेंगे। और 41A क्या कहता है? तो आर्टिकल 41 कहता है, सॉरी, आर्टिकल 41 कहता है रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता की स्थिति में सहायता करना। ध्यान सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने कुछ बोला, आपको समझ में आया कुछ? हमने कहा आर्टिकल 40 क्या, आर्टिकल 40 कहता है पंचायत का गठन और क्या करना? सशक्तिकरण करना। वहीं आर्टिकल 41 क्या कहेगा? आर्टिकल 41 कहेगा कि भैया रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, वृद्धावस्था, विकलांगता में क्या करना? रोजगार का अधिकार देना। मान लीजिए रोजगार का अधिकार नहीं दे पा रहे हो तो व्यक्ति की बेरोजगारी के समय, बीमारी के समय, वृद्धावस्था के समय और विकलांगता की स्थिति में सहायता करना। ये किसका काम है? राज्य का कार्य है सहायता करना। तो इसीलिए आप देखते हो विभिन्न सरकारों के द्वारा समय समय पर बेरोजगारी भत्ता भी प्रोवाइड करा जाता है। इसी तरीके से देखते हो वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग लोगों के लिए अलग से पेंशन योजना शुरू करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आर्टिकल 42 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है? कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए। काम की न्याय संगत और, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए। न्याय संगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए, होनी चाहिए। और महिलाओं को, और महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध करना चाहिए। प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसीलिए आप देखते हो कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में हो, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको 6 महीने की पेड लीव दी जाती है, मतलब पैसा भी दिया जाता है और छुट्टी भी दी जाती है 6 महीने का। यही कि भैया प्रसूति सहायता को बंद करना, ये नहीं कि भैया छुट्टी पर है तो पेमेंट कट जाएगा ना, 6 महीने का पेड लीव मिलेगा। आर्टिकल 43 की बातचीत करें तो ये क्या करता है? आर्टिकल 43 की बातचीत करें तो ये क्या कहता है? कहता है कि भैया, कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और, के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास करना, और कुटीर उद्योगों का विकास करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, विकास करना। क्या कह रहे हैं कि भैया जो मजदूर लोग हैं उनको इतना मजदूरी दी जाए कि भैया उनका जीवन निर्वाह अच्छी तरीके से हो जाए, और छोटे छोटे घर के स्तर के उद्योगों को हमको क्या करना है? प्रमोट करना चाहिए। इसी तरीके से आर्टिकल 44 क्या कह रहा है?
आर्टिकल 44 की बातचीत करें, अनुच्छेद 44 की बातचीत करें, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूसीसी, आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हो। यूसीसी होनी चाहिए सबके, संपत्ति में अधिकार के, ठीक है। बाकी सारे जैसे समान नागरिक, जब एक देश के नागरिक हैं तो उनके लिए जन्म, मृत्यु, संपत्ति, ठीक है, वंश परंपरा के जो अधिकार होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए। शादी विवाह के जो अधिकार हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। इसी तरीके से आर्टिकल 45 की बातचीत करें, क्या कहता है? तो पहले था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा? देखरेख की व्यवस्था करेगा। लेकिन फिर एक फंडामेंटल राइट, मतलब एक हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसके द्वारा क्या किया जाता है? कहा जाता है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, क्या होगा? तो कहेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख करना, बाल्यावस्था की देखरेख करना, देखरेख करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना, और उन्हें शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। तो मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में ये जो उम्र है 6 वर्ष ना होकर 14 वर्ष की थी। कितनी? 14 ईयर की थी, ठीक है। अगली बातचीत करें, अगला है आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46। क्या कहता है? कहता है कि भैया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को क्या करना? आगे बढ़ाना। तो हम क्या लिखेंगे भैया? कहेंगे भैया शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ये कौन है? ये आर्टिकल 46 कहेगा, ठीक। इसी तरीके से आर्टिकल 47 क्या कहेगा? आर्टिकल 47 कहेगा भैया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, स्तर को ऊंचा करना, ऊंचा करना, ऊंचा, ऊंचा करना। और इसके साथ साथ मद्य निषेध, और मद्य निषेध की बात करेगा, मतलब शराब की बंदी, मद्य निषेध की बात करेगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 47 किसकी कहता है? मद्य निषेध की बात करता है, ठीक है। और अगले आर्टिकल की बातचीत करें तो आर्टिकल है 48, आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 कह रहे कि कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, पशुपालन का गठन करना, एवं और क्या करना? कह रहे हैं कि जो दुधारू पशु हैं, गाय और गाय जैसे दुधारू पशु हैं, उनके वध का निषेध करना। तो गाय और अन्य दुधारू पशुओं, अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध, वध का निषेध, इसकी मनाही करना कि भैया जब राज्य के पास संसाधन हो तो गाय, भैंस जैसे जो दुधारू पशु हैं इनको भी, इनके लिए जो बूचड़ खाने होते हैं उनको भी क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए, ठीक है।
इसी तरीके से आर्टिकल 48 ए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, कह रहा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, भाई पर्यावरण को क्या करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, सुरक्षा करना, और जो वन्य जीव हैं उनको भी क्या करना, उनकी भी सुरक्षा करना, उनकी भी रक्षा करना। ठीक है। और अगला आर्टिकल 49 क्या कह रहा है, आर्टिकल 49 क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 49 के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो कह रहे राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना, यह आर्टिकल 49 कह रहा है। और आर्टिकल 50 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 50 की बातचीत करें तो आर्टिकल 50 सिंपल सी भाषा में क्या कह रहा है, कह रहा है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, पृथक्करण। पृथक्करण। तो कार्यपालिका के कार्य अलग होंगे और न्यायपालिका के कार्य अलग होंगे। और आर्टिकल 51 क्या करेगा, आर्टिकल 51 कहेगा भाई अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्या कहेगा, तो कहोगे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब देखो क्या सब याद करने हैं, पहली बात तो ये उठता है, क्या सभी आर्टिकल को याद करना है, ये तो याद ही नहीं होगा। अब नहीं याद होगा तो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट देखेंगे। इस स्लाइड से अगर पढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहोगे आर्टिकल 50। फिर अगली बातचीत करें तो आर्टिकल 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, और वन्य जीव की रक्षा करना, यह भी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 48 भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये सिंपल सी भाषा में कहता है गोवध का निषेध, इसको सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हो, अथवा गोवध का निषेध। तो आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध के निषेध की बात की गई है, निषेध की बात की गई, गोवध के निषेध की बात कहां पर की गई, तो आप सिंपल सी भाषा में कहोगे गोवध का जो निषेध है वो कहां पर किया गया है, तो कहोगे आर्टिकल 48 में किया गया। ठीक। फिर आर्टिकल 47 भी ध्यान देंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मद्य निषेध, शराब वगैरह के निषेध की बात करी जाएगी। ठीक। अगली बातचीत करें तो अगला जो है वो हम कहेंगे आर्टिकल 44 का संबंध यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो आपको ये ध्यान देना। अगली बातचीत करें तो आप देखोगे आर्टिकल 43 की बातचीत करा जाएगा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह और कुटीर उद्योगों के विकास की बात करी जाएगी। और आर्टिकल 42 क्या कहेगा, कह रहा है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा होनी चाहिए, और महिलाओं को प्रसूति सहायता, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया, तो आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट। ठीक। फिर अगर अगली बातचीत करें तो पंचायत का गठन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 क्या कहेगा, पंचायत का गठन। आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 ए क्या कहेगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेगा। ठीक, इतनी बातचीत करा जाएगा। और आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कहेगा, ये कहेगा समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। किस अनुच्छेद में है,
तो 36 से 51 के बीच में बात करी गई। किस भाग में है? भाग 4 में है। तो चारों क्वेश्चंस के बारे में बात करें। कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, जैसे नीति निर्देशक संबंधों के से संबंधित कथन, डीपीएसपी से संबंधित कथन, कथन क्या है? डीपीएसपी से संबंधित अगर कथन की बातचीत करें तो कथन नंबर 1 है, और कथन नंबर 1 है केटी शाह का। केटी शाह साहब क्या कहते हैं? कह रहे डीपीएसपी ऐसे चेक की भांति है, डीपीएसपी ऐसे चेक की भांति है, चेक की भांति है जिनका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये राज्य को दिए गए हैं, ठीक है। तो राज्य के पास जब संसाधन होंगे तब इनको प्रदान किया जाएगा, ऐसे सामान्य परिस्थिति में इनको प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अब इसी तरीके से कि बैंक के ऊपर डिपेंड है, आपके पास चेक है लेकिन बैंक के ऊपर डिपेंड है कि उसको भुने या ना भुने। दूसरा है श्री नसीरुद्दीन का एक स्टेटमेंट है, श्री नसीरुद्दीन का स्टेटमेंट क्या है? कह रहे डीपीएसपी के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं कहा। इन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा? डीपीएसपी को या डीपीएसपी के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं कहा। कि डीपीएसपी क्या है? नववर्ष की शुभकामनाओं की भांति है कि एक दिन आना है और फिर ये खत्म होके चला जाएगा, ठीक है। फिर 364 दिन फिर वेट करो। अगला एक स्टेटमेंट है, अगर हम आपसे बातचीत करें तो कहेंगे आइवर जेनिंग्स के अनुसार, आइवर जेनिंग्स की अगर हम आपसे बात करें, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा। इन्होंने डीपीएसपी को क्या कहा? इन्होंने डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा। पवित्र इच्छाएं। और किसकी ये पवित्र इच्छाएं? तो जो संविधान निर्माता हैं उनकी पवित्र इच्छा है कि जब हमारे पास संसाधन हो जाएंगे तो हम राज्यों को क्या करेंगे? हम राज्य के लोग यानी कि लोगों के कल्याण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये काम करेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगली बातचीत करें, डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातचीत करें, डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगर हम आपसे बातचीत करें, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। डीपीएसपी क्या करेगा? तो कह रहे डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक होंगे। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक होंगे, ठीक। तो आर्थिक लोकतंत्र के बारे में किसने कहा? तो आप कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर केएम पडिक्कर का है। केएम पडिक्कर ने क्या कहा? केएम पडिक्कर साहब ने कहा है कि डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए, डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है, लाने के लिए जरूरी है कि भाई समाजवाद आएगा, आर्थिक क्षेत्र में भी समाजवाद आएगा। ये केएम पडिक्कर साहब कह रहे हैं, ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब क्या कह रहे हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन साहब क्या कह रहे हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन साहब कह रहे हैं कि डीपीएसपी सामाजिक क्रांति लाने के लिए जरूरी है। डीपीएसपी सामाजिक क्रांति लाने के लिए जरूरी है। सामाजिक क्रांति लाने के लिए क्या है? लाने के लिए जरूरी है, जरूरी है। ये कौन कह रहा है? ये आपके ग्रेनविल ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब कह रहे हैं कि डीपीएसपी क्यों जरूरी है? भैया सामाजिक क्रांति की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाएगी। किसकी स्थापना? सामाजिक क्रांति की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाएगी। समझ रहे हैं? अब अगर हम आपसे यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, अगली जो बातचीत करने चल रहे हैं वो क्या है? अगर हम कहें
तो आप देखोगे नीति निदेशक तत्वों पर जो प्रभाव है वो किस किस विचारधारा का है। तो डीपीएसपी पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव। तो पहली बात तो आप समझिए, गांधीवादी विचारधारा का भीषण प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? गांधीवादी विचारधारा का। अब गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव कहां कहां देखने को मिलेगा? अब गांधीवादी विचारधारा को हम जी से अगर इंडिकेट करें तो आप देखो डीपीएसपी को। सबसे पहले अगर आप देखो तो आप देखोगे, ये देखो, यहां पर हम कहेंगे गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलेगा, जी फॉर गांधी जी का, ठीक है। और अगर हम आपसे बातचीत करें और क्या देखने को मिलेगा? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बातचीत करी जाएगी, समझ रहे हैं? और क्या बातचीत करी जाएगी? और देखो हम कहेंगे भैया गोवध का निषेध, यहां पर भी गांधीवादी विचारधारा है। और पर्यावरण का संरक्षण, ये भी क्या है? आप देखोगे अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे भाई यहां पर देखो, अगर हम कहें पर्यावरण के संरक्षण पर भी किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीव का रक्षा करने पर अगर बातचीत करें तो इस पर प्रभाव देखने को मिलता है गांधीवादी विचारधारा का, ठीक। और इसके साथ साथ और कहां पर देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे भैया पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मद्य निषेध, गांधी जी मद्य निषेध की बात करते हैं, गांधी जी को बड़ा बड़ा लिख लो, जी फॉर गांधी जी। इसके साथ समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है डीपीएसपी पर। दूसरा प्रभाव किसका मिलता है? सोशलिज्म का, समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। समाजवादी विचारधारा को जरा देखते हैं कहां कहां देखने को मिलेगा। देखिए समाजवादी विचारधारा की बातचीत करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन, देखो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहीं पर की जा रही है, ये देखो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी जाएगी, ठीक। देश के संसाधनों का प्रयोग जनहित में किया जाएगा, समाजवादी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप यहां पर भी देखोगे कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह की मजदूरी दी जाए ताकि, और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए ताकि संपत्ति का संकेंद्रण ना होने पाए। यहां पर सोशलिज्म का विचार देखने को मिलेगा। और कुछ उदार विचारधाराएं भी देखने को मिलती हैं हमारे डीपीएसपी पर। तीसरा बड़ा प्रभाव उदारवादी विचारधारा का भी देखने को मिलता है, उदारवादी विचारधारा का भी देखने को मिलता है। अब ये कहां कहां पर मिलता है? देखो पहला तो देखो कहां पर मिलेगा, ये देखो 49 में, आर्टिकल 49 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, लिबरल आइडियोलॉजी, एल फॉर लिबरल आइडियोलॉजी का प्रभाव। फिर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये भी लिबरल आइडियोलॉजी। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें यूसीसी यानी कि हम क्या कहेंगे, यहां पर भी लिबरल आइडियोलॉजी, उदारवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो डीपीएसपी में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव, और उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो उदार विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। सभी लोग सेशन से जुड़िए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा चल रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आगे आपको कौन सी चीज चाहिए ये भी आप बताते रहिए, तभी हमको जानकारी मिलेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जीके जीएस बाई सुधांशु सर को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।